चैनल पर देख रहे होंगे, हम लोग पीसीएस मंत्रा की आरओ एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट 1 जो है कवर किया जा चुका है, जो कि सब्जेक्ट वाइज रहा आपका भारतीय इतिहास को आपने कवर किया है। आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 2 है, जो कि भूगोल प्लस पर्यावरण से संबंधित 140 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल @UPPCS आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। तो बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं उनमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है। डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क भी है सीमा बनाने में। इसके बाद इटली दिया है तो इटली नहीं है। जर्मनी है, पोलैंड है। तो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड। इसके अलावा आपका फिनलैंड जो है सीमा बनाता है, फिनलैंड है। फिर स्वीडन है ना, स्वीडन सीमा बनाता है। रूस है। इसके बाद लाटविया हो जाएगा आपका, लाटविया सीमा बनाता है। लाटविया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया है। ये जो देश हैं वो बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाते हैं। इटली नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। कैंपोज जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जैसे कि सवाना हो जाता है जो पूर्वी अफ्रीका होगा, लानोज जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया से संबंधित हो जाएगा। कैंपोज जो आपको मिलता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलेगा। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं ये आपके शीतोष्ण है। पंपास की बात करोगे तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे, ब्राज़ील से संबंधित होंगे। वहीं पर जो आपका डाउन सही ऑस्ट्रेलिया है और वेल्ट जो आपको मिलेगा ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा इजराइल से नहीं मिलती है। इजराइल से कौन सी देश की सीमा नहीं मिलती है। तो इजराइल की जो है वो 4 देश जो है वो सीमाएँ बनाते हैं। इजराइल की सीमा से कितने 4 देश हैं, तो उनमें से सऊदी जो अरब की सीमा है वो इजराइल से नहीं लगती। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। इजराइल के साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र है। कौन कौन से? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है, लैंडलॉक्ड। तो लैंडलॉक्ड यानी जिन देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो समुद्र से नहीं मिलती तो उन्हें स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। विश्व में स्थलरुद्ध देशों की जो कुल संख्या है वो 45 है। कितनी? 45 स्थलरुद्ध देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ओशनिया में कोई भी दो देश है वो स्थलरुद्ध देश नहीं है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और ओशनिया में। तो यहाँ पर विश्व के जो स्थलरुद्ध देश दिए गए, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब बनेगा, उरुग्वे। क्योंकि आप जानते हो साउथ अमेरिका वाला कंट्री है और ये जो है आपका सबसे बोलीविया है, फिर पराग्वे है, फिर उरुग्वे है। तो उरुग्वे जो है वो ब्राज़ील के साथ सीमा बना दिया और नीचे से अर्जेंटीना हो जाता। तो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर सी जो है वो सही जवाब बनेगा। दक्षिण चीन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है। दक्षिण चीन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा मालदीव। ऑप्शन ई सही जवाब है। तो दक्षिणी चीन जो सागर है वो एक सीमांत सागर है और यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसका विस्तार जो है वो चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई और इंडोनेशिया तक है। मालदीव पे दक्षिण चीन सागर का जो विस्तार है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि सारगैसु सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बिल्कुल सही। सारगैसु सागर की कोई जो तटरेखा है वो नहीं है। सारगैसु सागर की उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से हुई है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों जो कथन है सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, नगर दिए गए हैं और उनके किनारे बचे शहर किस नदी से संबंधित आपको यहाँ पर बताना है। बर्लिन की बात करोगे तो बर्लिन जो कि आपका जर्मनी का है और ये आपका किस नदी के किनारे होगा, तो ये होगा स्प्री नदी के किनारे, बर्लिन जर्मनी का। पेरिस जो कि फ्रांस का है, सीन नदी हो जाएगा। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये हडसन नदी के किनारे। रोम नदी की बात की जाए तो रोम जो है वो इटली का टाइबर नदी के किनारे होगा।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ए का 2 है, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। बी का 1, सी का 4 और डी का 3। जापान की निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम कौन सा है? जापान की निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर यहाँ पड़ेगा होकाइडो, इसके बाद होंशु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। इनमें जो है होंशु जो दिया गया है वो आपका सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो इसी होंशु द्वीप पर स्थित है। और विश्व का आप जानते हो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, इसके बाद न्यू गिनी आता है, फिर बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर द्वीप है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में शामिल नहीं है? उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में शामिल नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की जो सीमा पर स्थित 5 झीलों का समूह है, 5 झीलों का जो समूह है उन्हीं को महान झीलें कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ओंटारियो झील है, इरी है, हिरोन झील है, ये 3 हो गया। इसके अलावा मिशिगन हो गया आपका, मिशिगन और आपका सुपीरियर, मिशिगन और सुपीरियर, ये 5 झीलें। उन 5 में ये ग्रेट बैरियर नहीं है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बनेगा। ये जो 5 झीलें हैं आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित जो 5 झीलें हैं, ये सभी की सभी जो झीलें हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित तो नहीं है, आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और किस कंट्री संबंधित यहाँ पर आपको बताना है। पहला दिया गया है माइनरहीन रेखा, तो ये सोवियत, रूस और फिनलैंड के मध्य जो है सीमा रेखा बनाने वाली जो रेखा है माइनरहीन है। 38वीं समांतर जो रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा निर्धारित करती। 49वीं जो समांतर रेखा है वो फ्रांस और फिनलैंड के बीच बताया गया, जो कि गलत होगा। 49वीं समांतर जो रेखा है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, कनाडा के बीच। तो 49वीं जो है वो आपकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। तो ये जो आपका सुमेलित नहीं है। राइट आंसर आपका सी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। रेड क्लिफ जो है अपने भारत पाकिस्तान की मध्य है, तो ये भी आपका सही है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से कम होता है वह विघटित होकर कृष्ण वीवर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जिन तारों का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से जो है वो कम होता है, तो वह विघटित होकर जो है वो किसमें परिवर्तित होते हैं? कृष्ण वीवर यहाँ लिखा है, जो कि गलत होगा। किसमें परिवर्तित होते हैं? न्यूट्रॉन तारे में। किसमें दोस्त? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तारे में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है गलत। दूसरा है कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की 3 गुने से अधिक होता है, यानी ऊपर जो लिखा है वो 3 गुना कम लिखा है और नीचे लिखा है दूसरा स्टेटमेंट है 3 गुना अधिक, वह विघटित होकर न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तारों का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से अगर 3 गुना अधिक होता है तो विघटित होकर जो है कृष्ण वीवर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला होना चाहिए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया हुआ है कि सिलिकेट समूह की चट्टानें जैसे कि फेल्सपार और क्वार्ट्ज हैं, कार्बोनेट समूह की चट्टानें कैल्साइट और डोलोमाइट हैं, सल्फाइड समूह की चट्टानें पायराइट और लौह सल्फाइड हैं। तो तीनों के तीनों जो है सही सम्मिलित है। ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि भूगर्भ से निकलने वाले लावा की अवसादी चट्टानों की परतों में समांतर तह के रूप में जमने से किस आकृति का निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों की परतों में समानांतर तह के रूप में जम जाने से किस आकृति का निर्माण होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी शिल। तो जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश करके समानांतर तहों के रूप में जम जाता है तो इस प्रकार की जो बनी आकृति है उसको कहा जाता है पत्रक शिला। क्या कहा जाता है? पत्रक शिला। पत्रक शिला। पहला यहाँ पर लिखा है लैकोतिक। तो लैकोतिक जो है ये लावा की जो है गुंबदाकार जमाव होती हैं। कैसा होता है? गुंबदाकार। गुंबदाकार होता है ये। डाइक दिया है, तो डाइक जो है ये अवसादी चट्टानों के बीच लंबवत दीवार की आकृति। कैसी होती है इसकी? लंबवत
दीवार की आकृति होती है, लंबवत दीवार की तरह। और शिल का आप देख ही रहे हो कि परतों की समांतर तह रूप में जमने से जो आकृति वो शिल है। बायथोलिक, तो यह धरातल के नीचे गुंबदाकार रूप में विशाल लावा का जमाव होता है। ये धरातल के नीचे होता है, तो बायथोलिक जो है वो धरातल के नीचे गुंबदाकार रूप में विशाल लावा का जमाव होता है। अगला प्रश्न नंबर है, सही सम्मिलित करना है ज्वालामुखी और लोकेशन के बारे में यहाँ पर बताना है, कौन सा गलत है। माउंट ताल को बताया गया है, यह फिलीपींस में है, जो कि बिल्कुल सही है। सेंट हेलेंस जो है यूएसए में है। एल्ब्रुस को दक्षिण अफ्रीका बताया गया है, तो एल्ब्रुस आपका रसिया में है, ठीक है। तो एल्ब्रुस जो है वो आपका रूस में है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। देमबंद दिया है, ये आपका ईरान में है। माउंट ताल के अलावा फिलीपींस में आपको मेयाना है ना, कौन सी मेयाना मिलती है, मेयाना ज्वालामुखी, मेयाना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमानी द्वारा निर्मित होती है। कौन सी आकृति हिमानी द्वारा निर्मित होती है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, सर्ग। तो सर्ग जो है ये हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृति है। हिमानी द्वारा अन्य स्थल रूप जैसे कि यू आकार की घाटी हो गया, यू आकार की घाटी है ना, नुनाटक है, नुनाटक है, यू आकार हो गया, हार्न है, फ्योर्ड तट है, फ्योर्ड तट, ड्रमलिन हो गया, ड्रमलिन, कौन सा ड्रमलिन, भेड़शिला, भेड़शिला, और हिम सोपान हो गया, हिम सोपान। तो हिमानी द्वारा जो निर्मित आकृति है शर्क है, और यू आकार की घाटी जो है, नुनाटक हो गया, हार्न है, फ्योर्ड तट हो गए, ड्रमलिन है, भेड़शिला है, यो हिम सोपान है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पवनों द्वारा निर्मित होती है। पवनों द्वारा निर्मित आकृति, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इंसलबर्ग। इंसलबर्ग पवनों द्वारा निर्मित भू आकृति है। यह प्रायः उच्च मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनते हैं। यह पवन का अपर्दनात्मक स्थल रूप है। कैसा अपर्दनात्मक, अपर्दनात्मक में हो जाता है आपका वातगर्त, वातगर्त हो गया। ये पवन द्वारा निर्मित जो अपर्दनात्मक स्थल रूप है, तो इंसलबर्ग हो गया, इसके अलावा वातगर्त हो गया है ना, जीवगेन है, कौन सा है, जीवगेन हो गया, यार डांग है, यार डांग हो गया। इसके अलावा ड्राई कांटर है, कौन सा दोस्त, ड्राई कांटर, ड्राई कांटर। तो ये पवन द्वारा निर्मित जो अपर्दनात्मक स्थल रूप है, इंसलबर्ग, वातगर्त, ज्यूमेन है, यारडंग है, ड्राई कांटर है। इसके अलावा जो निक्षेपात्मक, कैसा, तो ये ऊपर वाला अपर्दनात्मक है, नीचे वाला जो पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। इसमें आपका बरखान हो गया, कौन सा, बरखान, बालसान हो गया, कौन सा, बालशन हो गया, प्लाया है, कौन सा आकार, प्लाया, तो प्लाया आकार निक्षेपात्मक हो गया। बालुका स्तूप है, कौन सा स्तूप, बालुका, तो बालुका स्तूप। ये सभी जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप है, बालुका स्तूप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो सही सुमेलित दिया हुआ है। एल्बेट्रोस जो कटक है ये प्रशांत महासागर में, सुंडा कटक हिंद महासागर है, बिबिल टामसन कटक ये आंध्र महासागर है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तीनों जो है वो सही हैं, 1, 2 और 3। इसके अलावा आप जानते हो सबसे जो गहरा गर्त है विश्व का, है ना, सबसे गहरा गर्त, तो वो कौन सा है, मैरियाना कटक है, कौन सा है, मेरियाना। तो मेरियाना कटक जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा जो है यानी सबसे गहरा जो है वो गर्त है। इसके अलावा हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त अगर देखोगे, हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो सुंडा या जावा गर्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा जो है उपयुक्त में से कौन सी धारा आंध्र महासागर की जल धारा है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
तो यहाँ पर फ्लोरिडा हो गई, फॉकलैंड है, सुसीमा है। मोजाम्बिक की अगर बात करोगे तो हिंद महासागर से संबंधित होगी, हिंद महासागर। तो 1-2 यहाँ पर आंध्र पूछा है, तो ये आपका सुसीमा की अगर बात करोगी तो प्रशांत से संबंधित होगी, प्रशांत महासागर से। तो यहाँ पर 1-2 आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम और इसके भारतीय मानसून पर प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जेट स्ट्रीम और इसके भारतीय मानसून पर प्रभाव के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? पहला दिया हुआ है कि इसका जो प्रवाह है वो समताप मंडल में होता है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो प्रवाह जो है समताप मंडल में होता है। जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उष्णकटिबंधीय पूर्वा जट उत्तरदायी है, उष्णकटिबंधीय पूर्वा जट भारतीय मानसून उत्पत्ति के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। तो जेट स्ट्रीम जो है शुभमंडल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवन प्रवाह को कहा जाता है। तो शोभमंडल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये धाराएं लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी तथा 2 से 3 किलोमीटर गहरी संक्रमण पेटी में प्रवाहित होती हैं। इनकी जो सामान्य गति है वह 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और दक्षिण से उत्तर सही क्रम में आपको यहाँ पर बिठाना है। तो जो सागर दिए हैं दक्षिण से उत्तर की ओर आपको लगाना है। सफेद सागर की अगर बात करोगे तो यह रूस में है, सफेद सागर आपका रूस में स्थित है। बाल्टिक सागर हो गया, तो बाल्टिक सागर की जो सीमा है वो डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड एवं जर्मनी से मिलती है। काला सागर, तो काला सागर जो है इसकी जो सीमा है वो रूस के साथ यूक्रेन है, जॉर्जिया है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया एवं रोमानिया से मिलती है। वहीं पर ईजियन सागर है, तो ईजियन सागर जो है वो डार्डेनल्स और बास्फोरस जल संधि द्वारा मरमरा एवं काला सागर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सबसे दक्षिण में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ईजियन, यानी 4 आएगा। फिर आपका काला सागर आ जाएगा, थोड़ा ऊपर आएंगे उत्तर। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा बाल्टिक, फिर सबसे ऊपर रसिया देखेंगे सफ़ेद, तो 2 हो गया आपका और 1 हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो वर्ड के लिए आप मैपिंग करिएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया की जनजाति और उनके पाए जाने वाले देश की गलत युग्म की पहचान कीजिए। पहला यहाँ पर दिया हुआ है खमेर, तो ये आपका कंबोडिया में है, तो कंबोडिया की जनजाति है। उइघर जो है ये चाइना में मिलती है, ये भी सही है आपका। शान जो है ये म्यांमार है, चीन है, यहाँ से संबंधित जनजातियाँ हैं। औरंग जो असली जनजाति है ये आपका संबंध यहाँ पर इंडोनेशिया बताया गया, जो कि गलत होगा। ये आपका संबंध जो होगा वो मलेशिया है। कौन सा? मलेशिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि जुलू जनजाति का संबंध किस देश से है? जुलू जनजाति, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा जुलू जो जनजाति है यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ बनेगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कैसा चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समरूपता नहीं होती है, यह ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कम होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कम होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर भी होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में रेल मार्गों का जो सर्वाधिक घनत्व है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? यहाँ पर सही कोट की पहचान करनी है। तो विश्व में रेल मार्गों का जो सघन घनत्व है वह पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका की पूर्वी जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। संसार में सर्वाधिक रेल मार्ग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सर्वाधिक रेल मार्ग कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। कुछ प्रमुख रेल मार्ग हैं जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग हो गया, कनाडियन नेशनल रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ये सब इत्यादि हैं।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन। और इसकी जो कुल लंबाई है वह बाल्टिक सागर पर स्थित जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ से लेकर के पश्चिमी यानी प्रशांत के जो तट वहाँ पर जो व्लादिवोस्टोक है वहाँ तक यानी 9,322 किलोमीटर है। तो विश्व का सर्वाधिक जो लंबा यानी सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन। लंबाई 9,322 किलोमीटर की है। तो सर्वाधिक रेल घनत्व यहाँ पूछा तो यहाँ तो राइट आंसर होगा पश्चिमी यूरोपीय देश हो गए उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा, एक और दो। अगला प्रश्न है कि रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टि से अधिक से कम यानी घटता हुआ क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चाइना है, रसिया है, फिर भारत है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील का क्षेत्र है वह मुख्य रूप से लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में विख्यात है। पहला सही है। अगला है नारमंडी फ्रांस का एक मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र है। नारमंडी फ्रांस का एक मुख्य लौह अयस्क खनन है। नारमंडी जो है फ्रांस का मुख्य लौह अयस्क खनन रीजन है आपका, तो ये भी आपका सही है। किरूना जो है ये यूक्रेन का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। किरूना यूक्रेन का दिया है, गलत है। होगा कहाँ का ये? तो ये आपका है स्वीडन का। स्वीडन का तो यहाँ पर आपका जो है ये गलत है, तो एक और आपका दो सही है, तीसरा गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो अंग है वो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका जो आकार है वो सींग जैसा है और इसके अंतर्गत आपका सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और जो है इरिट्रिया आते हैं। इथियोपिया, जिबूती और जो है आपका इरिट्रिया ये आ गए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न नंबर 28 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो असत्य यानी गलत कथन है आपको बताना है कौन सा है। गलत कथन कौन सा है? पहला है कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की जो उपाधि वो सिंगापुर को प्राप्त है। सर्वाधिक व्यस्ततम पत्तन, तो विश्व का सर्वाधिक जो व्यस्त महासागरीय मार्ग होगा आपका वो उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक को बताया गया जो कि ये गलत हो गया आपका। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो सबसे व्यस्त जो है महासागरीय मार्ग में आता है। और पहला इसलिए गलत होगा क्योंकि जो सर्वाधिक जो व्यस्त बंदरगाह है और माल वहन की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा पत्तन वो चीन का संघाई है। ठीक है, तो संघाई है चीन का। तो यहाँ पर आपका जो है ये पहला जो है गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। दूसरा सूनहर सुपीरियर और हीरोइन झील को जोड़ती है, तो ये आपका सही है। तो केवल 2 सत्य होगा, 1 और 3 असत्य है। तो असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कंबोज जो है आपको ब्राज़ील में मिलती है क्योंकि कंबोज का विस्तार जो है मुख्यतः दक्षिण ब्राज़ील जो आपका है दक्षिण पराग्वे हो जाते हैं। उत्तर पूर्वी जो अर्जेंटीना है, मुरुग्वे है, वहाँ पर इसका विस्तार मिलता है। तो यहाँ पर जो दिया है पहला ये आपका जो है सही है। सेल्वा की बात की गई, पराग्वे जो दिया गया है सेल्वा जो है वो अमेजन बेसिन में विस्तृत है। अमेजन बेसिन में विस्तृत है ना कि पराग्वे। तो यही आपका राइट आंसर होगा। लानोज वेनेजुएला है, ग्रान चाको आपका उत्तरी अर्जेंटीना है, बाकी सब सही है एकदम। अगला प्रश्न पूछा है रेड सी से, तो लाल सागर से जो है कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? मिस्र है आपका, सूडान है, इरिट्रिया है, लीबिया यहाँ पर दिया है जो कि आपका गलत होगा क्योंकि अफ्रीका की 4 देश हैं, मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया, इसके अलावा आपका जिबूती है जो कि लाल सागर से सीमा बनाता है। तो ये लीबिया नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और बताना है कौन सा यहाँ पर जो है स्थानीय पौने दे रखी हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। यामो है, ब्लैक रोल है। यामो आपका होगा जापान का। ठीक है, तो यामो जो स्थानीय पवन जापान में प्रवाहित होगी। उसके बाद ब्लैक रोलर है, ब्लैक रोलर आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। बाइज जो आपकी बहती है आपके फ्रांस में है। हबूब की बात की जाएगी तो हबूब आपका सूडान होगा। इस तरह आपका यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है अराल सागर। तो अराल सागर जो है निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। आमू दरिया एवं सीर दरिया अराल सागर में गिरती है। तो बेसिकली आप कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान ऑप्शन ही राइट आंसर है। ज्वालामुखी दिए हैं और उनका लोकेशन यहाँ पर जो है दिया गया है। मिलान करके सही कोड का आंसर आपको देना है। पहला यहाँ पर दिया है लाकी आपका आइसलैंड होगा।
अनसेन की बात की जाएगी तो अनसेन आपका जापान हो जाएगा, तंबोरा इंडोनेशिया होगा और नेवाडो डेल रूज आपका कोलंबिया होगा। तो ए का 4 है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर विश्व के जलप्रपात दिए गए हैं, उनका लोकेशन है एंजल। तो एंजल आप जानते हैं वेनेजुएला हो जाएगा। टुगेला की बात की जाएगी दक्षिण अफ्रीका होगा। ईटीग्रेड आपका नार्वे हो जाएगा। मुताराजी आपका जिम्बाब्वे होगा। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है स्थानीय पवन है और किस देश से संबंधित होगी। चिनूक की बात की जाए दोस्तों, चिनूक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका एक 4 बस एलिमिनेट हो गया। फान की बात करोगे तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। हरमट्टन की बात करोगे तो यह गिनी तट होगा और सिरोको की बात करोगे तो यह उत्तरी अफ्रीका होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। कोलोरेडो जो नदी है, कोलोरेडो नदी, तो कोलोरेडो नदी आपकी हूवर बांध पर होगी। तो हूवर बांध हो गया आपका कोलोरेडो नदी पर। पनामा नदी पर कौन सा बांध है? इटाइपू बांध होगा। नील नदी पर बना बांध जो है आश्वान बांध है आपका। जैम्बोजो नदी पर कैरीबा बांध होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका इस तरह राइट आंसर क्या बनेगा? 4-3 यानी 4-3 सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। समुद्री जलधारा दिए हैं और किस महासागर से संबंधित है, यहाँ पर आपको ज्ञान करके सही कूट का आंसर यहाँ पर देना है। पहला यहाँ पर दिया है अगुलहास धारा। अगुलहास होगी हिंद महासागर से संबंधित। एल नीनो हो जाएगी दक्षिणी प्रशांत से। यूरोसिया की संबंध उत्तरी प्रशांत होगा। और वेंगुएला जो धारा हो जाएगी ये हो जाएगी दक्षिणी अटलांटिक से। इस तरह यहाँ पर ए का 1 होगा, बी का 4 होगा। ए का 1, बी का 4, ए का 1 है, बी का 4, सी का 3 है, डी का 2 है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है? विषुवत रेखा पर कौन सा देश अवस्थित नहीं है? विषुवत रेखा भूमध्य रेखा। कौन सा नहीं है? 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सा देश नहीं है? सोमालिया होगा आपका, नामीबिया नहीं है, केन्या है, गैबन है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा गलत है यहाँ पर, यानी कौन सा सत्य कथन है आपको पहचान करके बताना है। पहला दिया है कि भूकंप अधिकेंद्र से 115-145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र होता है। तो भूकंपीय जो छाया क्षेत्र है वो जो होता है जहाँ पर कोई भी भूकंप जो तरंग है वो अभिलेखित नहीं होती, कोई भी भूकंप तरंग, है ना। अब यहाँ पर कोई छाया क्षेत्र में केवल यस तरंग लिख दिया, तो कोई भी तरंग जो है अभिलेखित नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया आपका। और भूकंपीय छाया क्षेत्र में भूकंप का जो भी अभिकेंद्र है, अधिकेंद्र, तो अधिकेंद्र जो है वो आपका 115 लिखा है, 105 होना चाहिए था। 105 डिग्री से 145 तो सही है, 115 जो लिख दिया गलत हो गया पूरा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कोई भी जो है भूकंपीय तरंग जो है अभिलेखित नहीं होती है और अधिकेंद्र जो है 105 से 145 के बीच होता है। एक भूकंप का जो छाया क्षेत्र है दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र से क्या है, सदैव क्या है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है तीसरा स्टेटमेंट दूसरे से जो है अलग भिन्न होता है, तो ये आपका सही हो गया। पहला और दूसरा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर केवल 3 यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि निम्नलिखित में से जोड़ता है। कर्च जल संधि, तो जल संधियाँ उनसे जुड़ने वाले स्थान के बारे में अगर देखोगे तो काला सागर को मरमरा सागर से, काला सागर को मरमरा सागर से वो है बाष्पोरस जल संधि जोड़ती है। कौन सी है दोस्तों? बाष्पोरस हो गई। और उसके बाद है अजोवा सागर और काला सागर को जोड़ने से जो है कौन सी है, यह है कर्च जल संधि। यही पूछा है, तो ये आपका कर्च जल संधि है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर बनेगा। भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से अगर बात की जाए तो भूमध्य को अटलांटिक से जो है वो जिब्राल्टर है, जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जिब्राल्टर। मरमरा को एजियन सागर से, तो मरमरा को एजियन से वो जो है डारडानेल्स संधि है। तो इस तरह यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। कर्च जल संधि है जो वो सागर को काला सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, कौन सा आपको बताना है। पहला दिया हुआ है कोनराड असंबद्धता, तो यह ऊपरी क्रस्ट एवं निचला क्रस्ट होता है। तो इन दोनों के मध्य हो गया आपका कोनराड असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में पाई जाने वाली प्रमुख असंबद्धताएं हैं, इनमें से जो आपका रेपेटी है या ऊपरी मेंटल
एवं निचले क्रस्ट, यहाँ पर लिखा है तो निचला क्रस्ट, निचला मेंटल होता तब सही हो जाता, तो जो निचला मेंटल है उसकी बात की गई, तो क्रस्ट की जगह अगर मेंटल होता तो बात सही हो जाती, इसलिए गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा। गुटेनबर्ग निचला मेंटल एवं बाहरी कोण है। लेहमैन असंबद्धता जो मिलती है वो आपको बाहरी क्रोड एवं आंतरिक क्रोड में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आपको बताना है। एबीसीनियन पठार जो है वो इथियोपिया दिया है, तो ये बिल्कुल सही इथियोपिया में मिलेगा आपको। बोगोटा पठार, बोगोटा, तो बोगोटा से ही आप मालूम चल गया होगा, राजधानी पता चल गया होगा, तो ये आपको मिलेगा आपका मध्य मैक्सिको दिया है, होना चाहिए था कोलंबिया, साउथ अमेरिका, कोलंबिया, तो बोगोटा पठार आपको कोलंबिया में मिलेगा, तो यहाँ पर आपका ये सही नहीं है, तो यही राइट आंसर बन जाएगा। लॉरेंसिया पठार कनाडा है, मेसेटा पठार आपका स्पेन में। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के द्वीपों का जो क्षेत्रफल के अनुसार उनका अवरोही क्रम आपको बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम, इंडोनेशिया का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है आपका वो कालीमंतन द्वीप है, यानी बोर्नियो द्वीप है आपका, तो बोर्नियो तो सब में दिया हुआ है आपका, 3 ऑप्शन में दिया है, तो ये तो सी अपने आप खत्म हो गया। तो इंडोनेशिया आपका द्वीप है, तो ये क्षेत्रफल में देखेंगे तो 28% आपका बोर्नियो द्वीप कालीमंतन हो जाता है। इसके बाद है आपका सुमात्रा द्वीप है, तो ये आपका 28%, फिर सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा आपको यहीं पर मिल रहा है दूसरे नंबर पर, तो सुमात्रा द्वीप का जो एरिया है वो है 24%। ठीक है, तो ये अपने आप यहाँ से आपने एलिमिनेट कर लेंगे पूरा, ना तो ये होगा ना तो डी होगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद इरियन जया द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 22% है। इसके बाद जो है सुलावेसी द्वीप आता है, फिर जावा है जो कि 7%, तो पूरा 100% हो जाएगा। सुलावेसी जो है आपका मिलेगा वो 10%, ये 7% एरिया पहुँचता है तो इंडोनेशिया का। और इसके बाद जो नंबर आता है सुमात्रा के बाद एरिया में, जो कि 22% लगभग लेता है, तो वो इरियन जया द्वीप है। कौन सा? इरियन जया द्वीप, इरियन जया द्वीप ये 22% हो जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सऊदी अरब का तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो सऊदी अरब के तेल उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो सऊदी अरब के प्रमुख जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे कि अबकैक हो जाता है, धाहरन है, काथिफ हो गया, ये जो है सभी के सभी जो है सऊदी अरब के हैं। इसके अलावा घावर हो जाता है, घावर है आपका। यहाँ अबादान दे रखा है, अबादान बेसिकली आपका जो तेल क्षेत्र है, तो ये तेल उत्पादक क्षेत्र अबादान मिलता है, अबादान ईरान। ठीक है, यहाँ पर ना है तो इस तरह याद थोड़ा, ईरान है, अबादान ईरान। ठीक है, तो इस तरह आप लगाइएगा, अबादान ईरान है ना, ईरान है और दान है, तो थोड़ा आप रिदम बैठाइएगा तो याद आ जाएगा दिमाग में। तो अबादान को ईरान की तेल राजधानी भी कहा जाता है। तो बाकी उपरोक्त ये आपके सऊदी अरब के हैं, अबादान आपका ईरान का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र इराक से संबंधित नहीं है। इराक की, तो इराक का यहाँ पर किरकुक भी है, मोसुल है, बसरा है, लेकिन यहाँ पर जाफरा नहीं होगा। जाफरा जो है ये कहाँ का है, ये इजराइल का होगा। कहाँ का? इजराइल का प्रमुख औद्योगिक नगर है, इजराइल का इंडस्ट्रियल सिटी है आपका जाफरा। ठीक है, कहाँ का है? इजराइल का। तो इस तरह यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र एवं उनसे संबंधित देश के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए हैं और किस देश से संबंधित हैं और कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है लॉरेन क्षेत्र, लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में बिल्कुल सही है। किरूना जो रीजन पड़ेगा आप स्वीडन में है। करीबो राग क्षेत्र यूक्रेन का है। तो ये प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं, किस कंट्री से संबंधित। यहाँ बिल्बाओ क्षेत्र दिया हुआ है, बिल्बाओ जो क्षेत्र है जर्मनी बताया गया है, यह है कहाँ का? स्पेन का। तो स्पेन का होता तब सही होता, इसलिए आपका गलत हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांस के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल नहीं है। फ्रांस के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल नहीं है। फ्रांस के कोयला उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि नार्ड पास डी कैले हो जाता है, लॉरेन ली क्रूजोत हो गया आपका, बावेरिया है, एवं जो आपका बावेरिया तो फ्रांस का नहीं होगा, ये आगा आपका जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी का, फ्रांस का नहीं, कहाँ का है? जर्मनी का। राइट आंसर ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रूस के कोयला भंडारों में शामिल जो प्रदेश हैं वह कौन कौन से हैं आपको बताना है। रूस के कोयला भंडार में शामिल पहला यहाँ पर है यूराल प्रदेश, लीना क्षेत्र हो गया, पैचोरा बेसिन है, सखालिन द्वीप है, आमूर घाटी है। उपरोक्त जो सभी है यहाँ पर रूस के कोयला भंडारों में शामिल रीजन है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न देश नहीं है। भूमध्य सागर से संलग्न देश कौन सा नहीं है, तो मैपिंग किए होंगे आपको मालूम पड़ा होगा। भूमध्य सागर से जो लगने वाले अफ्रीकी देश हैं उसमें आपका अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया होगा, लीबिया होगा, इसके अलावा मिस्र आपको मिलेगा, मिस्र हो गया, फिर मोरक्को है आपका। ये हैं आपके अफ्रीकी देश। कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया एवं मिस्र हैं। जबकि यहाँ पर जो जिबूती दिया गया है, जिबूती ये लाल सागर से सीमा बनाता है आपका, लाल सागर से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित घाटियाँ एवं उनसे संबंधित देश संदर्भ में कौन सा संदर्भ में सुमेलित है आपको बताना है। लायर घाटी दिया हुआ है, लायर घाटी को जर्मनी बताया गया जो कि गलत होगा। है कहाँ पर? फ्रांस में। लायर घाटी मिलती फ्रांस में। रैबिट घाटी की बात की जाए तो अफगानिस्तान दिया है, ये आपको यूएसए में मिलेगा, है ना। कहाँ पर मिलता है आपको? ये कोलोराडो यूएसए में, तो ये आपका यूएसए हो जाएगा। हम्बर घाटी की बात की जाए तो हम्बर घाटी आपको मिलती कहाँ पर है? यहाँ पर मिस्र दिया है, कनाडा मिलेगी। कहाँ दोस्त? कनाडा में। एब्रो घाटी स्पेन में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्कूट का यहाँ पर सही आंसर देना है। राजधानी और देश, तो बेल्जियम की राजधानी है क्या? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होगी। जॉर्जिया की राजधानी होगी तिबिलिसी, और डेनमार्क की राजधानी बनेगी आपकी कोपेनहेगन। तो 1 2 यानी 4 1 2 3 होगा, तो 4 2 1 3 यहाँ पर एक्चुअली आपका बनेगा। ए का यहाँ पर बी हो गया, यानी 1 का बी हो जाएगा। तो 1 का बी है, फिर बी 1 का बी होगा, फिर सी है, डी है, फिर ए है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा पर स्थित देश, ये सब आप मैपिंग किए होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका आपका आएगा, है ना, बोत्सवाना है, नामीबिया होगा, और यहाँ पर कोलंबिया आपका नहीं है, बहामास नहीं होगा। तो 2 और 4 आपका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? असामा जो ज्वालामुखी है ये इटली में है। असामा इटली गलत, जापान में है। इरेबस, इरेबस आपका अंटार्कटिका का होगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर हो जाएगा। पारिकन जो है आपका मैक्सिको में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ही सही जवाब है, सुमेलित नहीं। अगला है कि निम्नलिखित नदियों द्वारा बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। नदियों द्वारा बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ऑरेंज जो नदी है वो नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका की जो है वो सीमा निर्धारित करती है अंतर्राष्ट्रीय। ओरिनोको जो नदी है कोलंबिया एवं वेनेजुएला, ये भी सही है। नीपर जो नदी है बेलारूस एवं यूक्रेन के मध्य। शत अल अरब नदी, शत अल अरब जो नदी है ये जो है आपका ईरान एवं इराक के बीच, ईरान एवं इराक। तो यहाँ पर आपका इस तरह जो राइट आंसर बनेगा वो डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर है, निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण दिशा, तो सबसे उत्तर में होगा ग्रेट बैरियर, तो ग्रेट बियर हो गया यहाँ पर सबसे उत्तर में। तो ये ऑप्शन अपने आप समाप्त हो गया आपका, तो सी और डी बचा है। इसके बाद ग्रेट बैरियर के बाद आएगा आपका ग्रेट स्लेब होगा, फिर अथावास्का है, फिर विनिपेग होगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कथन कौन सा सत्य है आपको बताना है। पहला कथन है कि सोन नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा में मिलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पूरब से पश्चिम बता दिया गया, जबकि बहती से है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, पश्चिम से पूर्व होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ही राइट आंसर।
अगला प्रश्न है दोस्त, निम्न कथनों पर विचार करना है और कथन कौन सा असत्य है यहाँ पर आपको बताना है। असत्य कथन गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण जून मध्य से वर्षा ऋतु आरंभ होती है। तो 2 जून मानसून आप जानते हो, तो वर्षा जो है प्रारंभ होती दक्षिण पश्चिम मानसून से। बात बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद आपका दूसरा स्टेटमेंट, तो पहला सही है, दूसरा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% से अधिक भाग जो है वो प्राप्त होता है। वर्षा का 90% से अधिक भाग प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो बात सही है। तो यहाँ पर जो है दोनों की दोनों बातें सही है, ना तो एक सही है ना तो 2। तो यहाँ पर असत्य पूछा है। तो यहाँ पर ना तो एक ही असत्य और ना ही 2, यानी उपयुक्त में से कोई भी जो है वो असत्य नहीं है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन डी आपका सही जवाब बने। तो कोई भी असत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किंगी विंगरी, किंगरी विंगरी क्या है? किंगी विंगरी जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक दर्रा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बनेगा। किस डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और राज्य कौन सा होगा? राज्य होगा आपका उत्तराखंड। तो किंगरी विंगरी क्या है? दर्रा है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है कौन सी पर्वत चोटी? तो धौलागिरी एक्चुअली है कहाँ? तो ये आपको बृहद हिमालय यानी नेपाल में आपको ये मिलेगा, ना कि भारत में। तो ये भारत में स्थित नहीं, ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। नंगा, नंदा, कंचनजंगा ये सभी आपकी भारत में है। अगला प्रश्न, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। बेसिकली जो है वो क्षेत्र दिए गए हैं और किस लिए हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। सही कूट कौन सा होगा? कोडरमा। कोडरमा किसके लिए है? तो अभ्रक के लिए होगा। तो अभ्रक के लिए हो गया आपका कोडरमा। कहाँ पड़ता है ये? झारखंड होगा आपका। तो बादाम जो पहाड़ी है आपकी, ये जो कि उड़ीसा में है, मयूरभंज जिले में, और ये आपका लोहे और सोने के लिए है। बेसिकली लौह और सोना ऐश खनन के लिए है। तो बादाम आपका हो जाएगा। लौह ऐश को 2 दिया है। गुरमहिशानी भी है, तो ये भी आपका लौह है। तो यहाँ पर आपका सी का 3 या 2 आप मिला लो। अब सी का 3 या 2 करोगे, है ना, सी का 3 करोगे या 2 करोगे। तो अगर हम 3 करते हैं तो ए का जो है वो 2 आता है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर ये अगर हम सी का यानी 2 वाला लगा दें तो आपका ए वाला जो है वो एलिमिनेट हो जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। तो बी का यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो बी का 1, यानी आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 वाला बनेगा, यानी डी वाला आपका बनेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो लौह अयस्क दिया है ये आप इसको मिलाइएगा। ए का 4 होगा। इस तरह जो है वी का जो है वो 2 कर देंगे। गुरुमशानी जो है वो सी कर लेंगे। और मोशाबानी आपका तांबा यानी कि डी का 1 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्त कि राज्य और उनमें निवास करने वाली जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। राज्य और उनमें निवास करने वाली जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। डाफर जो जनजाति है, डाफर, ये आपका केरल में निवास, ये पहला यहाँ पर आपका सही हो गया। डाफर के अलावा एक यहाँ पर केरल का मोपाल है, मोपाल पूछी जाती है, मोपाल। गद्दी जनजाति, इसके अलावा जद्दा जनजाति है, गद्दी या जद्दा आपको हिमाचल में, ये आपका सही है। कुकी जनजाति, कुकी, तो कुकी बेसिकली है मिजोरम लिखा है, मणिपुर की होनी चाहिए, मणिपुर। तो कुकी आपकी मणिपुर है। और मणिपुर की ही एक है मैठी, कौन सी? मैठी। तो मैठी पूछा जाए या कुकी, तो ये आपके मणिपुर में होंगे खासकर। इसके अलावा बैगा जो है वो एमपी, तो यहाँ पर यही आपका गलत दिया हुआ, सम्मिलित नहीं है। बैगा आपको एमपी में मिलती है। तो सब सही है, सी यानी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ट्रांस हिमालय, राकापोसी को ट्रांस हिमालय में स्थित बताया गया है। बद्रीनाथ बृहद हिमालय में है, बिल्कुल सही है। डलहौजी बात की जाए लघु हिमालय में। मकालू, मकालू जो है आपका शिवालिक दिया है, यानी सबसे नए वाले में, नीचे वाले में। तो यहाँ पर जो है जो आपका मकालू मिलेगा वो आपका बृहद हिमालय में होगा दोस्त, बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में। तो यहाँ पर यही आपका जो है वो गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
अगला है कि राज्य और उनमें अवस्थित झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। राज्य और झील, नक्की झील आपका, तो नक्की है राजस्थान में, हो गया, बिल्कुल सही है। चपनाला झील आपका असम है। और केरल वेम्बनाद झील है आपका केरल में। फुलहर लेक, फुलहर आप जानते हो, फुलहर यूपी की है अपने, जो है गोमती निकलती, ये फुलहर हो गया आपका उत्तर प्रदेश भी, ना कि उत्तर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। 64 है तेल रिफाइनरी और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो आप जानते हो आर में रिफाइनरी संबंधित पूछे गए थे आपके एग्जाम में। बरौनी तेल रिफाइनरी, देखिए जो भूगोल है, घटना चक्र पूरा अवलोकन, इसको अच्छे से आप कवर कर जाइए, तो जो यूपी पीसीएस अपना आयोग है इससे बाहर जा नहीं पाता है, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन प्लस लूसेंट अगर कर लेंगे आप 100% अच्छे से, बस इससे बाहर आपका ज्योग्राफी बाहर ही नहीं जाएगा, हो जाएगा कवर आर के लिए। और यदि आपने कोई अपना बुक पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को ज्योग्राफी के लिए कतई नहीं छोड़ना है, इग्नोर नहीं करना है, वरना एग्जाम में आप इग्नोर हो जाएंगे। बरौनी तेल रिफाइनरी आपकी बिहार में है, बिल्कुल सही है। बंगाई गांव जो तेल रिफाइनरी है ये आपकी मध्य प्रदेश दिया है, जो कि गलत होगा, है कहाँ पर, असम में। कहाँ होगा, असम में। बाकी यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी रुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी असम हो जाएगा, माहुल तेल रिफाइनरी महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की जो का अक्सर पूछी जाती है वो आपकी बीना है, बीना तेल रिफाइनरी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला यहाँ पर पूछा है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो है नदी नहीं है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नदी यानी कि अपने भारत के साथ साथ किसी और देश में जो है वो बह रही हो, यानी आप कह सकते हैं कि वो नदी जो 2 या 2 से अधिक जो है देशों में जो है वो प्रवाहित होती हो। तो सिंधु आपकी जानते हो, झेलम है, चेनाब, ये सभी आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी हो जाती। नर्मदा आप अपने भारत में ही है, तो यही नहीं होगी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। इनमें से कौन सी परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त नदी परियोजना नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। पहला यहाँ पर दिया है संकोश परियोजना, तो संकोश परियोजना भारत नेपाल की नदी परियोजना नहीं है, बल्कि है किसकी, संकोश, भारत प्लस भूटान है, ठीक है, भारत भूटान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बाकी पंचेसर हो गया, टनकपुर हो गया, टनकपुर पूछी भी जा चुकी है, कोची हो गया आपका, ये सभी आपकी क्या है, नेपाल की साथ संयुक्त नदी परियोजना है, जबकि संकोच भारत और भूटान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा। तो इस बार यही एग्जाम में पूछा ही गया था, तो यहाँ पर जो है पूछे हैं इन्होंने पीसीएस मंत्रा वालों ने। उत्तर से दक्षिण का क्रम आर में आपके पूछा हुआ है, इसी 11 फरवरी को जो कैंसिल हुआ पेपर आपका, और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा थाल घाट होगा, जो कि आपका मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में है, मुंबई नागपुर हाईवे के मध्य होगा। इसके बाद थोड़ा यदि आप नीचे आएंगे तो भोर घाट पड़ेगा, जो कि मुंबई और पुणे के मध्य होगा। इसके बाद पालघाट आपका नीचे चले जाइएगा साउथ में, यानी कि आपका केरल में होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। मध्यम सिंचाई योजना में कितने हेक्टेयर का क्षेत्र जो है सम्मिलित किया जाता है, मध्यम सिंचाई की बात की गई है। तो आप जानते हो योजना आयोग ने जो है भारत में सिंचाई संबंधी योजनाओं को 3 भागों में बांटा है। तो जो एक यानी कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक की कृषि जो योग्य भूमि आती है सिंचाई परियोजनाओं के अंदर, उनको वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लिया जाता है। 2,000 से कम है तो लघु आप ले लो, 2,000 से ऊपर और 10,000 तक अगर जाते हो ये मध्यम में आएगा, मध्यम में। तो 2,000 हेक्टेयर से कम है तो लघु, ये भी आपका लघु में ही आ जाएगा, है ना। 2,000 से कम है तो लघु हो गया, और 2,000 से 10,000 तक मध्यम, और 10,000 के ऊपर अगर कृषि जो योग्य भूमि है तो वो आपका बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, मध्यम पूछा है, यानी ऑप्शन ही राइट आंसर। राज्य और उनमें अवस्थित झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया हुआ है। नक्की झील आपके राजस्थान में बिल्कुल सही है। ये आपका आई थिंक रिपीटेड हो गया, 1 मिनट 63 पे आ गए, हाँ 69। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की मिट्टियों को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की मिट्टियों को कुल कितने भागों में जो है
वर्गीकृत किया है, आपसे पूछा गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने वर्ष 1986 में देश की मिट्टियों को 8 में तो 8 वर्गों में बांटा है, जिसमें कि आपका जलोढ़ होगा, जलोढ़, काली है, लाल है, लेटराइट हो गया, मरुस्थली है, 5 हो गया, 6ठी पर्वतीय मृदा होगी, 7वीं आपकी भूरी मृदा हो जाएगी और 8वीं जो हिम क्षेत्र की मृदा है। ठीक है, तो 8 भागों में जो है वर्गीकृत किया है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, भूरी मृदा और हिम क्षेत्र की मृदा, ये 8 हैं शामिल। अगला है कि निम्न में से कौन सी झील लैगून झील का प्रकार नहीं है। चिल्का, उड़ीसा की हो गई आपकी लैगून झील सबसे बड़ी। लोनार महाराष्ट्र जो कि क्रेटर झील है, उल्कापिंड से निर्मित, ये आपका नहीं होगा। पुलिकट आपका आंध्रा है। तमिलनाडु, तो आंध्रा में सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु में कुछ परसेंट है। कोलेरू आंध्र प्रदेश है। तो ये सभी आपके हैं, लेकिन चिल्का जो दिया है यानी आपका जो लोनार महाराष्ट्र जो कि क्रेटर झील है, उल्कापिंड से निर्मित, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 71 है। ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी नामक स्थान से किस नदी का उद्गम स्थल। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। कृष्णा नदी जो दिया है आप जानते हो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, महाबलेश्वर के निकट से, महाबलेश्वर। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र दिया है। तो ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील के जो निकट है, चेमांग युंगडुंग नामक है ना, चेमा युंगडुंग नामक स्थान से निकलती है ब्रह्मपुत्र। गोदावरी की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक गांव से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 72 है और यहाँ पर पूछा गया है सीमांत जोत में कितने हेक्टेयर तक क्षेत्र आता है। तो भारत में जोत के जो है वो 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4। तो 1 हेक्टेयर से कम है तो सीमांत जोत में आ जाता है, सीमांत हो गया, सीमांत ही पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। इसके बाद जो क्षेत्रफल है लघु जोत का वो 1 से 2 है, ये लघु जोत में आएगा। 2 से 10 तक आपका ये मध्यम हो जाएगा और 10 हेक्टेयर से अधिक है तो ये आपका बृहत जोत में आएगा, बृहत में। ये आपका बृहद हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीमांत पूछा है तो ऑप्शन सही जवाब है। जलप्रपात दिया गया है और किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। जलप्रपात पुनासा जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में है और नदी होगी चंबल। इसके अलावा आपके बहुत सारे जैसे चूलिया भी आपका चंबल पर है ना, चूलिया जलप्रपात आपका चंबल पर पड़ता है। नर्मदा पर धुआंधार है, कपिल धारा है ना, मदार है। शरावती पर जो आपका जोग या जोश जो पूछा जाता है आपका जलप्रपात अक्षर है ना, शरावती नदी पर कर्नाटका। कावेरी पर जो अक्षर पूछा जाता है शिव समुद्रम वाला आपका। आगे बढ़ते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का 99% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो कि 99% उत्पादन करता है पूरे भारत का। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो जिप्सम आप जानते हो कैल्शियम का जलकृत जो है वो सल्फाइड है जिप्सम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कोयला क्षेत्र नहीं है। कोयला रीजन कौन सा यहाँ पर नहीं है आपको बताना है। पहला यहाँ पर दिया गया है तलचर। तलचर जो कि एक कोयला रीजन है और ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर होगा? उड़ीसा में। झरिया है तो झा से झरिया और झा से झारखंड में है, धनबाद जिले में। हासन की बात की जाए तो ये आपका पड़ता है कर्नाटका में और ये कोयला रीजन नहीं है दोस्त, यह है तांबा के लिए है ये। तो यही नहीं होगा ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर बनेगा। रानीगंज जो है कोयला रीजन है और आपका ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। 76 नंबर है नवग्राम नामक तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। नवग्राम नामक तेल क्षेत्र, तो नवग्राम हो गया आपका गुजरात में लोकेशन, गुजरात में स्थित है। गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र जैसे कि अंकलेश्वर है, बारकोल है, मेहसाना हो गया, कलोल हो गया, ये आपकी गुजरात में।
निम्नलिखित दर्रों घाटियों, दर्रा और घाटियां दे रखी हैं, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तुजु दर्रा की अगर बात करें तो तुजु दर्रा आपका अरुणाचल दिया है, गलत हो गया, पहला ही यहाँ पर गलत है। तुजु दर्रा आपका पड़ता है मणिपुर में दोस्त। गोरान घाट आपका राजस्थान है, अम्बा घाट दर्रा महाराष्ट्र होगा, सेनकोटा दर्रा आपका केरल होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, तुजु दर्रा। तुजु दर्रा जो कि इम्फाल से जो है म्यांमार जाने के लिए। अगला प्रश्न नंबर है पर्वत श्रेणी और सर्वोच्च चोटी यहाँ पर बताएगी। उत्तरी सह्याद्री, तो सह्याद्री आपका जो है वो पश्चिमी घाट है बेसिकली। क्या है? पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और पश्चिमी को आप बांटोगे, जो पश्चिमी घाट है इसको उत्तरी और दक्षिणी में बांटोगे। तो उत्तरी और दक्षिणी में, तो उत्तरी जो सह्याद्री है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्त उत्तरी सह्याद्री की, वो हो गई आपकी काल सुबई, काल सुबई है। और महाबलेश्वर जो है जो सबसे ऊंची है वो काल सुबई है, महाबलेश्वर जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर पहला आंसर जो है दिया हुआ जो कि गलत है, महाबलेश्वर नहीं है, महाबलेश्वर दूसरी है, सर्वोच्च जो है पहली है वो काल सुबई है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी केंद्रेमुख, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा, अन्नामलाई की अनाईमुडी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। कौन सी? चेनाब। यह बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है और मिलकर जो है चंद्रभागा यानी हिमाचल प्रदेश में या चेनाब का निर्माण करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। अगला प्रश्न नंबर 80 है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। ये बेसिकली जो आपके कॉफ़ी, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, उनका लोकेशन जो है कहाँ पर है? तो कॉफ़ी बोर्ड यानी कि आपका जो मुख्यालय है कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय होगा बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। रबर बोर्ड का आपका पड़ेगा कोट्टयम, और चाय का हो जाएगा कोलकाता, और तंबाकू को बनेगा आपका गुंटूर। तो अब मिला लो, ए का यहाँ पर 1 होगा और बी का हो जाएगा 3, ई का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लौह इस्पात कारखाना दिए गए हैं और उनके जो लौह अयस्क स्रोत हैं यहाँ पर दिए गए हैं। जमशेदपुर जो कारखाना है इसका जो सोर्स है वो उड़ीसा की जो गुरु महिषानी और मयूरभंज की नोवा मंडी खान है। भिलाई कारखाना के लिए डल्ली राजहरा क्षेत्र होगा आपका, तो पहला सही, दूसरा सही। भद्रावती जो कारखाना है ये कोइधर को बताया गया है। भद्रावती कारखाना के लिए जो क्षेत्र है स्रोत वाला वो है आपका बाबा बूदन पहाड़ी, बाबा बूदन पहाड़ी। तो यहाँ पर आपका सी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। विशाखापट्टनम कारखाना के लिए जो स्रोत है वो बैलाडिला है, तो बैलाडिला जो खान है ये है स्रोत इसका, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो नाम से जाना जाता है, यरलुंग जंगबो नाम से। तो जो यह ब्रह्मपुत्र नदी यानी तिब्बत से निकलने वाली है यरलुंग नाम से, तो यरलुंग जंगबो नाम से तिब्बत से जो है निकलती है और भारत में यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से है। इसके बाद तिब्बत की जो आंगसी ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में जो है वो सांगपो के नाम से, सांगपो के नाम से जानते, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिबांग नाम से प्रवेश करती है, तो भारत में जो प्रवेश करती है, दिबांग दिया है, दिहांग होना चाहिए, दिहांग, तो दिहांग नाम से एंटर करती, इसलिए भी गलत हो गया। जिया, भरेली, कामेंग, धनसिरी, संकोच नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपका यहाँ पर सही है दोस्त। तो केवल और केवल 3 सही होगा, ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है। तो इसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको कि बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नदियों और उनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, गलत है, आपको बताना है। यमुना की सहायक नदी सिंध है, बेतवा है, केन है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित और तीस्ता हो गई।
नर्मदा की सहायक नदियाँ गिरना, अमरावती दिया है। नर्मदा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियाँ वो है तवा, कावेरी, चोरुल है, मान है ना, ये है। तो यहाँ पर गलत है आपका। कृष्णा की अगर बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी, तो यहाँ पर प्राणहिता दे दिया गया, मुशी, सिलेरू गलत है सब। तो कृष्णा की जो सहायक प्रमुख नदियाँ हैं भीमा, पलेरू, कोयना, तुंगभद्रा, ये सब हैं। तो यहाँ पर गलत है 3 और 4। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। 84 है, निम्नलिखित झील दिया है और उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में यानी कौन सी झील कहाँ पर है। तो यहाँ पर पहला दिया है चपनाला झील। चपनाला झील अभी आप पढ़ के आ रहे हो। चपनाला आपका है असम में दोस्त। नाको झील की बात की जाए उत्तराखंड दिया, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल में। तो ये आपका हिमाचल हो गया। कालीबेली झील आपका पड़ता है तमिलनाडु, ये आपका सही है। साला झील जो है आपका मणिपुर दिया गया है। मणिपुर की बढ़िया प्रसिद्ध जो झील है लोकटक होगी आपकी। साला झील आपकी पड़ती है अरुणा में, ठीक है, तो ये अरुणाचल है। तो चपनाला असम में होगी, नाको हिमाचल में होगी, कालीबेली तमिलनाडु, यही आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। साला झील आपका अरुणाचल है। अगला है भारत के दर्रे दिए गए हैं और किस राज्य से संबंधित होंगे। तो भारत के प्रमुख दर्रों में आप देखेंगे तुजु दर्रा। तुजु दर्रा आपका पड़ता कहाँ पर है? तुजु दर्रा यहाँ सिक्किम दे दिया आपका। तुजु दर्रा होगा मणिपुर में। काराकोरम लद्दाख हो गया। पारंगला दर्रा हिमाचल हो गया। मुलिंगला उत्तराखंड हो गया। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। गलत है। तुजु है कहाँ? मणिपुर में, ना कि सिक्किम में। सिक्किम के अक्सर जो पूछे जाने वाले हैं जैसे कि नाथुला है, जलेपला है, ये सब है। 86 नंबर है कि निम्नलिखित जलप्रपात दिए गए हैं और किस नदी से संबंधित होंगे जलप्रपात। अमृतधारा यहाँ पर पूछा गया, गलत कौन सा? सुमेलित नहीं है। अमृतधारा जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ में है। मांडवी नदी पर बताया गया जो कि गलत हो गया। छत्तीसगढ़ में आपका होगा हसदेव नदी। कौन सी? हसदेव। भालकुंड जलप्रपात वीना नदी पर होगा एमपी में। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर होगा, लोध झारखंड में। डुडुमा जलप्रपात आपका मचकुंड नदी पर होगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अमृतधारा हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में है। हिमनद यानी ग्लेशियर और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है आपको बताना है। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर का जो लोकेशन होगा लद्दाख है, बिल्कुल सही हो गया। चौराबाड़ी ग्लेशियर आपका उत्तराखंड दिया, ये भी सही है। जेमू ग्लेशियर हिमाचल बताया गया, तो जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम नेपाल होगा, सिक्किम में, ठीक है। 12 सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, तो ये सब सही हैं आपके। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदाओं के संबंध में क्या असत्य है, यानी कौन सा गलत है, यहाँ पर बताना है। पहला स्टेटमेंट है भारत का द्वितीय सर्वाधिक विस्तृत जो मृदा है वह लाल मृदा का है। तो सर्वाधिक विस्तृत मृदा क्रम जो है लाल मृदा का है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि जो लैटेराइट मृदा है इसमें लोहा एवं फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है लैटेराइट मृदा में, ये भी सही है। पर्वतीय मृदा की बात की जा रही है, पर्वतीय मृदा में जीवांश की कमी बताई जा रही है। तो जो पर्वतीय मृदा है जो कि नवीन एवं अविकसित मृदाएं हैं जो कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं, कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। पर्वतीय मृदा में पोटास हो गया, पोटास है, चूना है, फास्फोरस है, इनका अभाव मिलता है। जबकि जो जीवांश है वो जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, ना कि कमी, प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पर यह जो दिया है ये गलत है। सामान्यतः जो पर्वतीय मृदा है वो अम्लीय स्वभाव की होती है। तो यह तीसरा जो स्टेटमेंट है यह असत्य है, तो यहाँ पर यही राइट आंसर बन जाएगा। बाकी पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के नहर सिंचित क्षेत्र में लवणीय मृदा मिलती है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं, यहाँ पर परियोजनाएं हैं और किस नदी से संबंधित आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। रातले परियोजना चेनाब नदी पर है, न कि झेलम पर, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तिलैया, तिलैया आपका बराकर नदी पर है, ये आपका सही है। तिपाई मुख ये आपका बराक नदी है और तिलैया बराकर नदी पर, तिपाई मुख जो है बराक नदी पर हो गया। लक्ष्मी सागर बांध है, तो ये आपका होगा बेतवा पर, माता टीला है ना, ये सब आपका बेतवा है।
तो यहाँ पर होगा आपका, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही है, सही पूछा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, असत्य है, आपको बताना है। पहला है कि मुंबई जो है वह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो यहाँ पर जो है आपका पहला सही है, मुंबई जो पतन है वो प्राकृतिक बंदरगाह हो गया आपका। मर्मुगांव बंदरगाह मांडवी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित है, मांडवी नदी के। तो मर्मुगांव बंदरगाह जो है वो पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में है, एक जुआरी नदी। तो मांडवी भी गोवा में है, लेकिन वो नदी जो है मर्मुगांव बंदरगाह वो जुआरी नदी के ज्वारमुख पर स्थित है। कौन सी नदी? जुआरी नदी। तो जुआरी नदी होना था, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या आपका असत्य है। प्राकृतिक बंदरगाह कोचीन जो है वो लैगून पर स्थित है, ये आपका सही है। चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भीय संरचना में शामिल चट्टानों का सही कालक्रम क्या है? भारतीय प्रायद्वीप पठार की भूगर्भीय संरचना में शामिल चट्टानों का सही कालानुक्रम क्या है, आपको बताना है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है गोंडवाना लैंड का ही जो है वो भाग है, जिसमें चट्टानों के निम्नलिखित क्रम जो है मिलते हैं। तो भूगर्भियों का जो है वो आपका ट्रिक होना चाहिए आधा कभी, ठीक है। तो आ से यहाँ पर जो है वो आर्कियन होगा, धा से जो है वो धारवाड़ होगा। तो आर्कियन धारवाड़, तो आर्कियन सबसे पहले आपको यहाँ, फिर धारवाड़ है। तो बी और सी में आपको देखना है। आधा कभी, का से यहाँ पर कोडब्बा होगा, वी से विंध्यन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो आधा कभी याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। 92 नंबर है, 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर पंचगंगा तो कृष्णा की है, कृष्णा की पंचगंगा है। अब पेनगंगा इसमें दे दिया, तो पेनगंगा हो जाती है किसकी? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये पेनगंगा और दूधगंगा आ गई बीच में। तो दूधगंगा भी क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। दूधगंगा कृष्णा और बेनगंगा आ गया, तो वेनगंगा आपकी, बेनगंगा पेनगंगा ये आपकी है किसकी? गोदावरी की। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो एक दूसरा गलत दे दिया, एक कृष्णा का दिया तो एक गोदावरी दे दिया। तो यहाँ पर जो है कोई नहीं होगा, उपयुक्त में कोई नहीं। अगला प्रश्न 93 नंबर है, लैटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। कौन सा गलत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ताप विद्युत शक्ति केंद्र दिए गए हैं और किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर वो गलत है। इस बारे में बगलकोट ताप विद्युत शक्ति केंद्र आपका जम्मू कश्मीर में बताया गया है, बिल्कुल सही है। बदरपुर जो है ये आपका दिल्ली में है। कोटा आपका राजस्थान पड़ता है। बल्लार शाह जो है आपका वो गुजरात बताया गया है। तो बल्लार जो है आपका पड़ेगा कहाँ दोस्त? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। गुजरात में जो स्थित प्रमुख ताप विद्युत केंद्र है वो आपका धुवरण है, उकाई है। कौन सा है? उकाई। इसके अलावा साबरमती है, ये सभी आपके गुजरात में है। तो बल्लार शाह आपका महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर तट दिए गए हैं और विस्तार, और बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही सम्मिलित नहीं है। पहला दिया है कोंकण तट, तो कोंकण तट का जो आप जानते हो गुजरात से लेकर के गोवा तक होगा, तो पहला ही यहाँ पर दिया है गलत। अगला क्या है? मालाबार तट आप देखेंगे तो मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक होगा, तो ये आपका सही है। कन्नड़ तट गोवा से कर्नाटका होगा। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, केवल एक। अगला प्रश्न है कि बंगाल एवं असम में वैशाख के महीने में चलने वाली वर्षायुक्त पवनों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, नार्वेस्टर। नार्वेस्टर जो कि भयानक एवं विनाशकारी होती हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में काल बैसाखी भी कहा जाता है। काल बैसाखी, ठीक है, तो बैसाख में होती, तो काल बैसाखी नाम से भी जाना जाता है। यह जो है वर्षा चाय, जूट एवं चावल की खेती के लिए लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बांध दिए गए हैं और किस नदी से संबंधित हैं, इसमें गलत कौन सा है बताना है। कालागढ़ जो बांध है वो यमुना नदी पर ना, रामगंगा नदी पर है, रामगंगा। पोंग बांध व्यास नदी पर, मेजा बांध कोठारी है, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी। तो यहाँ पर ही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित दर्राओं का पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व
की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जोजिला पश्चिम से पूर्व लगाना है तो जोजिला पड़ेगा सिपचिला हिमाचल, लिपुलेख उत्तरा, नाथुला सिक्किम। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। खनिज है और खनिज क्षेत्र दिए गए हैं, सही मिलान करके आंसर बताना है। तांबा जो है आपका खेतड़ी हो जाएगा। लौह अयस्क की बात करेंगे तो केंद्रमुख हो जाएगा। मैग्नीज के लिए आप जो है बालाघाट ले लोगे, अवरक के लिए कोडरमा। राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि नदी एवं उनके किनारे स्थित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सम्मिलित नहीं है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बिल्कुल सही है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। अहमदाबाद को ताप्ती नदी बताया गया। ये तो आप हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ते रहते हो। साबरमती नदी, साबरमती होगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या गलत है? ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। बरेली रामगंगा नदी किनारे, ये भी सही है। अगला प्रश्न है 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सी चट्टानों से संबंधित जो कथन दिए गए हैं यहाँ पर आपको बताना है संबंधित है किस पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि ये जो चट्टान है ये परतदार चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है, ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो आर्कियन जो क्रम है, आर्कियन क्रम, इसकी अपर्दन और निक्षेपण से हुई है, जो कि परतदार चट्टान है, धारवाड़ चट्टान। इसमें जो है जीवाश्मों का अभाव होता है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म जो है वो कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिले में हुआ है। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, जस्ता, क्रोमियम आदि इन्हीं चट्टानों में प्राप्त होती हैं। अतः ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? भारत की म्यांमार रेखा के साथ सीमा नहीं बनाता है। म्यांमार के साथ यहाँ पर भारत की 4 राज्य जो है वो सीमा बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये म्यांमार है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहा है, फिर ये नागालैंड है, फिर मणिपुर है और ये मिजोरम है। तो 4 स्टेट अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है सीमा बनाने के। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड था, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम रहा है। तो यहाँ पर जो है त्रिपुरा आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? चंबल नदी पर, तो चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात के मध्य जो है संयुक्त परियोजना है, गुजरात और राजस्थान के मध्य। तो इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर जो है 3 बांध हैं। पहला आपका गांधी सागर हो जाता है, दूसरा है जवाहर, तीसरा आपका राणा प्रताप। तो याद रखिए गांधी, जवाहर, राणा प्रताप। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत की तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत है। तो जो EEZ है वो भारत की जो तटीय आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक जो है आपका, वो आपका EEZ है, आता है पूरा। वहीं पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है एवं प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन कर सकता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और भी दोनों। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स है और तटीय आधार रेखा से अगर आप 24 नॉटिकल माइल तक जाते हो, 24 समुद्री मील की दूरी तक, तो अभिच्छन मंडल या संलग्न यानी जो कॉन्टिजियस जोन होता है वो होता है 24 नॉटिकल माइल तक। इस 24 नॉटिकल माइल क्षेत्र में जो है भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं पर 200 नॉटिकल माइल की आपने बात यहाँ पर देखी है कि जो EEZ आता है, इसमें भारत के नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधन जो है उनका विदोहन कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो सिहावा पहाड़ी, धमतरी, छत्तीसगढ़ से होता है। सिहावा पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? सिहावा पहाड़ी। तो सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी की जो कुल लंबाई है वो 851 किलोमीटर की है
महानदी की सहायक नदियों में यहाँ पर शिवनाथ होगा। इसके अलावा हर्षदेव दिया ये भी है आपका, ईब होगा। इसके अलावा तेल नदी, तेल जो महानदी की सहायक नदी हो गई। मांड भी महानदी की सहायक नदी होती है। तो ये है, लेकिन यहाँ पर भवानी दिया ये नहीं होगा, क्योंकि भवानी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? कावेरी नदी की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है। 106 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। पहला कथन है कि भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो कॉफ़ी उत्पादन के मामले में साउथ में जो कर्नाटक आप देखोगे, ठीक है, कर्नाटक है, ना कि तमिलनाडु है। कर्नाटक जो है कुल जो पूरे भारत में जो उत्पादन होता है उसका लगभग 70% जो है वो कर्नाटक उत्पादित करता है, लगभग 70%। इसके बाद फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्रा है, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब आते हैं। रबड़ उत्पादन में केरल का जो स्थान है वो पहला स्थान है। तो जो प्राकृतिक रबड़ है उसके उत्पादन में जो केरल है वह जो है पहला स्थान। तो ये केरल आपका यहाँ पर सही हो गया। तमिलनाडु में नीलगिरी रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो नीलगिरी है तमिलनाडु का, ये है जो है रबड़ के लिए नहीं, कॉफ़ी के लिए, ठीक है। तो कॉफ़ी उत्पादन के लिए है, ना कि रबड़। ये भी आपका गलत हो गया, पहला गलत है। तो यहाँ पर पूछा सत्य है तो केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंदरगाहों पर आपको विचार करना है और बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। अब यहाँ पर आपको उत्तर से दक्षिण लगाना है। तो यहाँ पर जो है आपका चेन्नई यहाँ पर दिया हुआ है, ये चेन्नई है। तो चेन्नई ये पहला वाला यहाँ दिया है आपका ऑप्शन के हिसाब से। इसके बाद मछलीपट्टनम है, तो मछलीपट्टनम आपका यहाँ पर है ना। फिर नागपट्टनम दिया है, ये आपका नागपट्टनम होगा, नागपट्टनम है। इसके बाद आपका तूतीकोरिन है, यानी तूतीकोरिन या तूतीकोरिन आपका हो गया, ये सबसे नीचे है आपका, सबसे साउथ में, ये चौथा हो गया। तो यहाँ पर आपका 2134 होगा, है ना। तो 2134 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम यहाँ पर दिया गया। ये तो भारत की यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजर पोर्ट्स हैं। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मानक जो समय रेखा है ना, इसकी ट्रिक आप जानते हो, MOCA, मौका। मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। ये 5 जो है स्टेट हैं जहाँ से मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है। तो यहाँ पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश शामिल हो गया आपका। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। जब मैपिंग आप करोगे तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, इस तरह ऊपर से, यानी जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आएंगे। तो अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पड़ता है? कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र। तो जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी कर्नाटक, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में जो है मैसूर के पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र होगा बहने का, तो यहाँ पर केरल में 3%, फिर सबसे ज़्यादा जो है आपको कर्नाटका, और उससे भी ज़्यादा आपको तमिलनाडु में अपवाह रीजन है। तो तमिलनाडु में 56% बहेगी, देखते हैं अपवाह रीजन, और उसके बाद कर्नाटक में जो है आपका 43% है। तो किस राज्य में नहीं होगा अपवाह इसका? तो वो होगा आपका आंध्रा में। आंध्रा में नहीं बहती। तो कावेरी नदी का संबंध जो है बहने का देखेंगे तो आप तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल है। कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं प्रमुख, उनमें से आप देखेंगे तो हेमावती, लोका पावनी, सिमसा है, अर्कवती है, लक्ष्मण तीर्थ हो गया, कबिनी है, सुवर्णवती हो गया, भवानी और अमरावती। और जो आप एक प्रसिद्ध जो जलप्रपात पढ़ते हो शिव समुद्रम, वो कावेरी नदी पर आती है, ठीक है। जनजाति एवं उनके निवास स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सहारिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही। कुरुबा जो है वो कर्नाटका, तो कर्नाटका निवास, ये भी आपका सही है। रियांग जनजाति का यहाँ आंध्र प्रदेश दिया है। जो इसकी रियांग का संबंध होगा आंध्र प्रदेश से नहीं, कहाँ से?
रियांग जो मिलेगी आपको त्रिपुरा में। कहाँ दोस्त? त्रिपुरा में। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। शोम्पेन जो है वो अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है, तो ये भी आपका सही है। अंडमान निकोबार में जो निवास करने वाली जनजातियाँ उनमें से आप जो अक्सर पूछा जाता है, शोम्पेन के अलावा आपका ओंगे हो जाता है, ओंगे है, ओंगे जनजाति, जारवा है ना, जारवा जम्मू, हाँ अंडमान निकोबार की। इसके अलावा शोम्पेन का सेंटी है, एक सेंटिनेली जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा संघटक पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघटक पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल नहीं है? जैविक घटक, तो जो अपना पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक से बनता है, जैविक है और अजैविक। तो जैविक में और अजैविक में, तो जैविक घटक में इसमें जो है पादप आ जाते हैं, मनुष्य है, जंतु है, सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। अजैविक या जिसको आप कह सकते हैं भौतिक घटक, तो इसमें आपके भौतिक वाले यानी स्थल हो जाते हैं, जल है, वायु है, ये सब शामिल होते हैं। तो इसमें पूछा है जैविक घटक में शामिल नहीं, तो जैविक में आपका जंतु है, पादप हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जल जो है आपका वो भौतिक है यानी अजैविक घटक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। यह जैविक नहीं है, अजैविक है। अगला प्रश्न आपका धारणीय विकास है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आर्थिक और पर्यावरण के मध्य जो है वो संतुलन बनाने का कार्य करता है। बात बिल्कुल सही है। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका टारगेट 2025 तक दिया है। आप जो 17 गोल से पढ़ते हो जो कि 2030 तक है आपका, वो 17 गोल आपको बिल्कुल जो है वो रटे होने चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है, PCS हो या आपका RU का है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 लक्ष्य दिए गए हैं, निर्धारित हैं, जो कि 2030 तक जो है उनको प्राप्त करने का टारगेट है 2030 तक। तो उनको अच्छे से आप पढ़ जाइएगा। तो यहाँ 2025 दिया है जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल एक शब्द यहाँ पर कथन है आपका, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब बनेगा। तो उससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धारणीय विकास या सतत विकास, या आर्थिक और यानी जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा, इसके मध्य संतुलन बनाए रखने की जो है धारणीय विकास है। धारणीय विकास को वर्ष 1987 कब 1987 में प्रकाशित जो है वो ब्रटलैंड 1987 में प्रकाशित ब्रटलैंड रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर नामक प्रतिवेदन से जो है परिभाषित किया गया था। आवर कॉमन फ्यूचर नामक जो है प्रतिवेदन से परिभाषित किया गया था। तो ये 17 लक्ष्य इनकी जो निर्धारित किए गए हैं 2030 तक, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा, दूसरा नहीं है, गलत है, 2030 है ना कि 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र है यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है, जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, यह एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र, ये भी आपका सही है। यह पर्यावरण के जैविक घटकों से मिलकर बनता है। तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र है जैविक प्लस जो आपका भौतिक यानी अजैविक है उनसे आपका मिलकर बनता है। तो केवल जो है जैविक है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर आपका यह स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन या क्या पारिस्थितिकीय असंतुलन में सम्मिलित होते हैं? पारिस्थितिकी असंतुलन में पहला दिया है प्राकृतिक कोई आपदा हो जाती है, ये भी आपका सही है। शहरीकरण हो रहा है, वनों की कटाई वगैरह हो जाती, वनोन्मूलन, तो ये सब सही है। तो ये सब पारिस्थितिकी संतुलन के लिए नहीं है। वर्षा की परिवर्तनीयता सब, तो इसमें असंतुलनता में जो है वो सभी सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर सभी आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए जो है ये सब सही नहीं है। आपदा है, शहरीकरण है, वनोन्मूलन है, वर्षा की परिवर्तनीयता है, तो ये सभी पारिस्थितिकी असंतुलन में जो है वो सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कीटभक्षी पौधे नहीं हैं? कीटभक्षी पौधे, तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर उनसे जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं, और यह प्रायः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे कि ड्रोसेरा हो जाता है, यूट्रिकुलेरिया है,
नेपेंथीस हो गया आपका कीटभक्षी, और डायोनिया ये भी आपका कीटभक्षी है। और यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा है, तो लाइकेन और कवकमूल। तो ये जो लाइकेन और कवकमूल है यह सहजीवी पौधे हैं। तो दो पौधे जब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी पौधे कहा जाता है। जैसे कि लाइकेन हो गया आपका, कवकमूल जड़ ग्रंथिकाएँ है ना। तो यहाँ पर होगा आपका 1 और 3, ये राइट आंसर बनेगा। 1 और 3 क्या है, कीटभक्षी पौधे नहीं हैं, सहजीवी हैं। निम्नलिखित औषधियों और उनके उपयोगी भाग के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अश्वगंधा का उपयोगी भाग जड़ होता है, बिल्कुल सही है। एफ्रेडा का यहाँ पर पत्ती बताया गया है। एफ्रेडा जो है यह वृक्ष के तने से प्राप्त किया जाता है, तो तना सा होना चाहिए था, तने से, तो पत्ती दिया गलत है। अफीम कैप्सूल, तो ये भी आपका सही है। जड़ की छाल स्पर्श, सर्पगंधा ये भी आपका सही है। तो एड्रेफा यहाँ पर आपका वो वृक्ष के तने से प्राप्त होता है, इससे एड्रेफिन नामक जो है दवाई प्राप्त की जाती है जो कि खांसी के उपचार में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के कारणों के रूप में से कौन से कारक माने जाते हैं। यूट्रोफिकेशन का मुख्य जो कारण वह उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करके पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि है। तो यहाँ पर आपका दोनों को दोनों जो है वो सही होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बनेगा। पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनाती हैं। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से क्या बनाती हैं, राइट आंसर होगा जीवमंडल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए सही जवाब है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन क्षयकारी रसायनों जैसे कि ओजोन क्षयकारी गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रस्ताव था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किया है। इस सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली संधि है। इसे सबसे सफल पर्यावरणीय वैश्विक कार्रवाई माना गया है। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत बैठक है। इसे ओजोन सहकारी पदार्थों के उत्पादन और आयात को रोकने और उनकी मात्रा को कम करने के लिए तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड का जो आधार है वो आमतौर पर चौड़ा होता है और यह किस ओर संकीर्ण होता है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी शीर्ष। पारिस्थितिकी पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है जिसमें विभिन्न पोषी स्तर पर एक पिरामिड आकार में व्यवस्थित रहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड का इसका जो आधार है वो पौधों जैसे प्राथमिक उत्पादों का जो है उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर बढ़ते हैं प्रत्येक स्तर पर उन जीवाणुओं का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है जो कि निचले स्तर का उपभोग करते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष शिकारी। इसलिए जो आधार है वो चौड़ा होता है आमतौर पर, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में जीवों का समर्थन करता है और शीर्ष की ओर संकीर्ण होता जाता है जो कि शीर्ष शिकारी या उच्चतम पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है कि निम्नलिखित रामसर स्थल और उनकी अवस्थिति के विषय में कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। कौन सा सही सुमेलित है। कुंथुनकुलम पक्षी अभयारण्य, ये आपका केरल बताया गया जो कि गलत होगा। ये आपका तमिलनाडु है। कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है, तो ये आपका हो गया गलत। अगला है सिरपुर वेटलैंड जो कि झारखंड दिया गया है। झारखंड ना होकर कि ये क्या है, ये एमपी में है आपका, मध्य प्रदेश में। वधवाना आर्द्रभूमि ये आपका गुजरात में है, तो ये आपका सही है। हैदरपुर आर्द्रभूमि यहाँ पर तेलंगाना दिया अपना यूपी में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक प्रभावी कारक है। प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक प्रभाव कारक, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी वैश्विक तापन है आपका। प्रवाल विरंजन पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वैश्विक तापन का पड़ता है। यह पर्यावरण पर दबाव के कारण होती है और इस घटना से सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं।
IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड डाटा बुक में कौन सी सूचनाएं संदर्भित की जाती हैं? कौन सी सूचनाएं संदर्भित की जाती हैं? तो रेड डाटा बुक जो कि IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है, रेड डाटा बुक्स में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और जंतु प्रजातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा, लुप्त प्राय पौधे और पशुओं की सूची। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन गैस गैस जो है वो नहीं है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन जो है वो नहीं है वायुमंडल में? तो यहाँ पर जो है आपका, तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती हैं, आपकी मीथेन है, जलवाष्प हो जाता है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाते हैं, ये सब होते हैं। ओजोन हो गया, यहाँ पर जो है वो आर्गन नहीं होगा और ग्रीन हाउस गैस में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा। तो 1 और 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किस निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए UNFCCC द्वारा जो है, सचिवालय के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से बिल्कुल सही, स्टॉकहोम सम्मेलन जैविक प्रदूषण नियंत्रण से, कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से है रिलेटेड, क्योटो प्रोटोकॉल का जल संरक्षण दिया जो कि गलत होगा क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से है, जलवायु परिवर्तन पर जो है से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज यानी वैश्विक जो तापमान है उसमें योगदान देने वाली गैसों में कमी लाने हेतु जो है वो लक्षित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम कार्य योजना जो है कब प्रकाशित की गई थी? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा वर्ष 2008 में, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन पर जो है कार्य योजना पहले जो है 2008 में प्रकाशित की गई थी। यह परियोजना जो है 8 राष्ट्रीय मिशनों पर जो है वो केंद्रित करती है। राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन हो गया, राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय हिमालय परिरक्षण मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय हरित सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तित कार्य नीति ज्ञान मिशन। समताप मंडल में अवस्थित ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किस कारण से सर्वाधिक हो रहा है? किस कारण से सर्वाधिक हो रहा है? तो वो कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होना, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। मैंग्रोव क्षेत्र और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? मैंग्रोव क्षेत्र और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में पहला दिया है चोराओ द्वीप है। चोराओ द्वीप का लोकेशन यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताया गया जो कि आपका अपने आप में गलत है। ये आपका मिले गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोस्ट गोवा। और कोरिंगा मैंग्रोव रीजन ये जो है आपका लक्षद्वीप दिया गया, गलत होगा। ये आपका है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की समीप स्थित है कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र। ठीक है, तो मैंग्रोव रीजन भी आपके आर में पूछे गए हैं तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों का दोनों क्या अपने आप में गलत ही है। तो यहाँ पर जो है दोनों सही सम्मिलित नहीं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बनेगा। 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। वन जो होते हैं वो पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो यह आपका सही है कथन। वन जो है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो वन जो है अनवीकरणीय नहीं नवीकरणीय संसाधन होते हैं, नवीकरणीय होना चाहिए था क्योंकि जो यह एक बार में उपयोग में लाए जाने के बाद दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं जो वन होते हैं। एक बार संपोषित हो जाने के बाद इनका जो दोबारा है दोहन किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है आपका नवीकरणीय संसाधन होना चाहिए था। तो पहला ही सही है, दूसरा गलत होगा। तो केवल एक शब्द आपसे यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पगमार्ग तकनीकी का संबंध किससे है? पगमार्ग तकनीकी, तो पगमार्ग तकनीकी जो है यह विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन से है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? आपको बताना है। राजीव गांधी नेशनल पार्क का लोकेशन यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र। तो राजीव गांधी का महाराष्ट्र नहीं है दोस्त, कहाँ है? कर्नाटका है। तो कर्नाटक होना चाहिए था। दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान को हिमाचल प्रदेश बताया गया जो कि गलत होगा। ये आपका है कहाँ पर? JNK है, जम्मू कश्मीर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटका दे दिया, इसका भी आपका गलत है। यह है कहाँ पर? आपका उत्तराखंड में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है। यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है यानी कौन सा गलत है। पाखल अभ्यारण्य दिए गए हैं लोकेशन, सम्मिलित कौन सा नहीं है। पाखल को बताया गया है
तेलंगाना में, बिल्कुल सही है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। डालमा वन्यजीव को छत्तीसगढ़ दिया गया है, डालमा, और डालमा है कहाँ, बालमा, छत्तीसगढ़ ना होकर के ये है कहाँ, झारखंड में। तो यही आपका जो है वो गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? गैर नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक और गैर नवीकरणीय। तो प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा सीमित होती है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो जिनकी मात्रा सीमित हो अनवीकरणीय होंगे ऐसे प्राकृतिक संसाधन। तो इन संसाधनों की जो आपूर्ति है या पुनर्उत्पादन है वो कम समय में नहीं किया जा सकता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो जाते हैं, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इसके अलावा पेट्रोलियम आप ले लो, ये सब गैर नवीकरणीय संसाधन माने जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, तो 3 और 4 राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है? नहीं है, बायोडिग्रेडेबल। तो जैव निम्नीकरणीय नहीं है यानी कि अजैव निम्नीकरणीय आप कह सकते हैं। प्लास्टिक दिया है, ये जैव निम्नीकरणीय नहीं होगा। रबड़, तो रबड़ जो है ये आपका है। पारा जो है जैव निम्नीकरण जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो है पहला आपका सही है, जैव निम्नीकरण नहीं होगा, और आपका 3 यानी 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है, बिल्कुल सही है। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्रों से होता है, भी आपका सही है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए साइक्लोन डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। तो साइक्लोन डिवाइडर का जो प्रयोग है वह गैसीय व जो कणकीय प्रदूषण है उनको रोकने के लिए किया जाता है ना। गैसीय व कणकीय प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है, और इसका जो मुख्यतः उपयोग है कारखानों से निकलने वाले धुएं हो गए से कणकीय जो पदार्थ है उनको अलग करने के लिए किया जाता है साइक्लोन डिवाइडर का उपयोग। तो यहाँ पर जो है यह जो दिया है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वायु नहीं गैसीय प्रदूषण को रोकने के लिए, वो कणकीय प्रदूषण को, इसलिए गलत हो गया। वायुमंडल को ऑक्सीजन द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो अम्ल वर्षा में वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल जो है वो अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब उत्तरदायी है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, आपको बताना है सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। विश्व वानिकी दिवस है, 21 मार्च को बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी आपका सही है। विश्व वन्यजीव दिवस को यहाँ पर 22 मई बताया गया है। 22 मई आप जानते हो विश्व जैव विविधता दिवस है। जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को। तो यहाँ पर जो है विश्व वन्यजीव होता कब है? यहाँ होना चाहिए था 3 मार्च, इसलिए आपका गलत हो गया, सही सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। और एक्ट भी होता है विश्व जो आपका जैव विविधता वाला है, 2002 का है एक्ट वो, है ना। तो यहाँ पर आपका सी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। पृथ्वी दिवस आप जानते हो 22 अप्रैल, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च है। इस तरह होते हैं दिवस। चलिए, तो आपके आरओ या पीसीएस में जो खासकर पूछे जाते हैं दिवस, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है जो आपके दिए गए हैं घटना पूर्वावलोकन वाले, उन इन्वायरमेंट को अच्छे से कवर कर लीजिए, वही पूछ लेंगे आरओ में। अभी रिलेटेड जो आपके एग्जाम हुए 11 फरवरी को, उसमें भी यही पूछा गया था, और पीसीएस में यही सब पूछते हैं घुमा के, बाकी और ज़्यादा दिन याद करने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक जो पदार्थ है वो अधिकतम होता है? पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, यहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि से सबसे प्रचुर जो है वो क्षेत्र होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर होगा। इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का जो है वो संगम पाया जाता है। यह सर्वाधिक घना और अधिकतम जैव भार वाला वन वायोम होता है। इस क्षेत्र में अधिक तथा विभिन्न प्रकार के पौधों की उपस्थिति के कारण उनका जैविक पदार्थ अधिकतम पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न है 140 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय यानी एक्स-सिटू पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है?
तो जीवमंडल जो निचय है वो जैव विविधता संरक्षण के इन सिटू पद्धति में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है, इन सिटू में आएगा। विकल्प में दिए गए अन्य सभी जो है सिटू में जाएंगे। जलतंत्र है, प्राणी उद्यान है, जीन बैंक है। और इन सिटू में आपका जो है जीव मंडल नीचे हो गया, पवित्र झील व उपवन आ जाते हैं, नेशनल पार्क हो जाते हैं, वन्य जीव आपकी अभ्यारण्य हो जाते हैं। ये सब जो है आपकी इन सिटू में आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ये रहा है। और इसी 140 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा टेस्ट नंबर 2 आपका भूगोल प्लस पर्यावरण का कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर लिया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @UPPCS किंगडम। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो PDF से अच्छे से टेस्ट दीजिए और वीडियो से सोल्यूशन को आप कवर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।